और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व पीएम अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर सीएम योगी माल्यार्पण करते हुए भी नजर आए हैं। लोक भवन स्थित प्रतिमा का उनके द्वारा माल्यार्पण किया गया है और सीएम योगी ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अटल जी की प्रतिमा का सीएम योगी ने माल्यार्पण किया और लोक भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व पीएम अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है आज, और आज 5वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की है। तो लोक भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और पूर्व पीएम अटल जी की आज 5वीं पुण्यतिथि। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण भी किया। लोक भवन स्थित प्रतिमा पर सीएम योगी द्वारा अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और इस दौरान तमाम नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अटल जी को श्रद्धांजलि भेंट की है और जैसा कि आज अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि है और इसके मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया है और वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ट्वीट करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट सामने, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद किया है और उन्हें याद करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को शत शत नमन किया है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से संवाद करेंगे और प्रथम क्षेत्र के छात्रों से संवाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद होता हुआ नजर आएगा और प्रथम क्षेत्र के छात्रों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास पर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आएगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए टीएन मिश्रा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो टीएन मिश्रा, आज सीएम आवास पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, ये इंस्टीट्यूट प्रदेश में पहली बार स्थापित किया गया है और एडीजी डॉक्टर जीके गोस्वामी हैं जिनकी पहल थी, जिसमें सरकार ने उनकी जो तमाम जो एक्सपीरियंस उनका था उसको लागू करने के लिए। और अभी के प्रदेश में कहीं फॉरेंसिक साइंस का कोई जो है वो नहीं है। पुलिस अभी जो है साइंस जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे उतना ज्यादा वाकिफ नहीं जितना बदमाश हो गए हैं। तो इसको लेकर के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम खोला गया है, तो पहला बैच होगा और इस पहले बैच के जो छात्र एडमिशन लिए हैं उनसे मुख्यमंत्री सीधे रूबरू होंगे और उनको बताएंगे कि कैसे एडवांस साइंस तकनीक से आप जो है अपराधियों से निपट सकते हैं, कैसे कैसे उनके जो तरीके अपनाए जाएंगे। उसमें डॉक्टर जीके गोस्वामी भी रहेंगे और 3 कार्य क्षेत्रों में अनूठी पहल की जाएगी। एक अपराध स्थल प्रबंधन है, अपराध प्रयोगशाला विश्लेषण है और फॉरेंसिक। ठीक है टीएन मिश्रा, ठीक है, बिल्कुल। तो पल पल का अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को हमारे सहयोगी ने भी साझा किया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर बड़ी जानकारी है इस वक्त के सामने। घोसी उपचुनाव के लिए नामांकन से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आपके। दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान नामांकन प्रक्रिया के दौरान शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घोसी उपचुनाव के नामांकन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरेंगे उपचुनाव के लिए और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनकी नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी। दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरेंगे, जैसा कि घोसी सीट पर उपचुनाव होना है और आज नामांकन भरेंगे दारा सिंह। उसके लिए कुल मतदाताओं की संख्या 4,30,393 है और घोसी का जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या और महिलाओं की संख्या उतनी है जितनी जीएफएक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दलित
वोट 60,000 के लगभग है। और अगर चौहान वोट की बात की जाए तो 45,000 लगभग चौहान वोट यहां पर है, मल्ला 70,000। तो वहीं यादवों का 40,000 वोट। घोसी उपचुनाव की जंग है जिसके मद्देनजर आज दारा सिंह नामांकन करेंगे और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो घोसी उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया है और इस दौरान वो दारा सिंह चौहान नामांकन भरेंगे घोसी सीट के लिए और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घोसी उपचुनाव के जंग के मद्देनजर घोसी का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी हम आपको जेएफएक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कितना प्रतिशत वोट दलितों का है, कितना महिलाओं का है, कितना पुरुषों का है और विभिन्न वर्गों के अनुसार कितना वोट प्रतिशत यहां पर घोसी का जातीय समीकरण बताता है वो हम आपको बता रहे हैं जेएफएक्स के जरिए। दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरेंगे इस सीट से और इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो घोसी उपचुनाव के नामांकन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये सीट दोनों ही पक्षों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और इसी के मद्देनजर दोनों पार्टियों ने, सपा और भाजपा ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ भाजपा इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने दांव खेलना शुरू कर दिया है। तो सपा ने आपको बता दें कि पूरी तरह से कमर कस ली है, वहीं भाजपा ने भी उस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जो पहले सपा में शामिल हुए थे। और 18 माह में 2 बार दल बदलने वाले दारा सिंह आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे और इस दौरान उनके साथ ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी टीएन मिश्रा का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो टीएन मिश्रा, आज दारा सिंह चौहान नामांकन भरते हुए नजर आएंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, ये 15 जुलाई को दारा सिंह ने सपा छोड़ी थी और भाजपा का दामन पकड़ा था इन्होंने। अब मऊ के जो घोसी क्षेत्र के विधायक हैं ये तो आज अपना नामांकन करेंगे जिसमें भूपेन्द्र चौधरी प्रसिद्ध अध्यक्ष रहेंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही इसमें जो है दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री रहेंगे, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर रहेंगे, मंत्री संजय निषाद रहेंगे, अनुप्रिया पटेल रहेंगी, आशीष पटेल रहेंगे और एमपी दिनेश लाल निरहुआ भी रहेंगे। तो इस तरह बड़ी बड़ी हस्तियां भाजपा ने इकट्ठा की हैं, वो सारे लोग वहां रहेंगे और नामांकन कराएंगे और अपने बाहुबल और दलबल का परिचय कराएंगे। अब उम्मीद की जा रही है इनका जो सामना होगा वो सपा के सुधाकर सिंह से होगा। अब चूंकि खुद सपा के पुराने विधायक हैं तो इसलिए सपा का है इनके विरोध में जरूर बोलेगी कि भाई सपा से लड़े थे और देखिए सपा छोड़ दी इन्होंने। अब भाजपा जो चाहती है कि अपना हम दलबल जीत करके ये सीट हथियाएं और ये सीट हमारी एक बढ़ जाए। तो ये जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के पास इस समय संख्या बल काफी है और भाजपा का माहौल भी चल रहा है, पूरे प्रदेश में उसका जो है बहुत तेजी से रस दौड़ रहा है। तो भाजपा के लिए जीत मुश्किल नहीं होगी और घोसी विधानसभा से दारा सिंह ये सीट जो है जीत सकते हैं। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो क्या समझा जाए कि घोसी सीट से सियासी संग्राम का महारथी कौन हो सकता है और वहां का राजनीतिक गुड़ा भाग क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए राजनीतिक गुणाभाग दोनों के लिए है। अखिलेश यादव की सीट पुरानी थी सपा की, इसलिए उनका भी उस पर पूरा जो है दावा ठोकेंगे और अखिलेश यादव भी पूरी जोर आजमाइश करेंगे अपने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में। लेकिन अब भाजपा में चूंकि ये शामिल हुए दारा सिंह, अभी तक ये सीट हमेशा कभी जो है भाजपा के पास नहीं रही है, तो भाजपा इस सीट को हथियाने के लिए पूरा से जीतने के लिए सारे दमखम लगाएगी। इसीलिए आज नामांकन में अगर इतने लोग शामिल हो रहे हैं तो जाहिर है कि भाजपा अपना पूरा जो है बाहुबल और दलबल दिखाएगी और सपा के जो है प्रत्याशी टक्कर लेने के लिए दारा सिंह पूरे रूप से अग्रसर होंगे। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे। दारा सिंह चौहान आज नामांकन भरेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजभवन में आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की।
तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की है और इस दौरान उन्हें पुस्तक भी भेंट की। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने, जब सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते हुए नजर आए और उन्हें पुस्तक भेंट करती हुई ये तस्वीर। तो तस्वीर में आप देख रहे हैं आनंदीबेन पटेल संग सीएम योगी आदित्यनाथ को, और सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पुस्तक भेंट करते हुए। वहीं बांदा में सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है। ये इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बांदा में सपा का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। वहीं 16 और 17 अगस्त को प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है और कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं जातीय जनगणना, किसानों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो बांदा में आयोजित होगा ये प्रशिक्षण शिविर और 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है ये बांदा में, और कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस शिविर में मौजूद रहने वाले हैं और जातीय जनगणना सहित कई अहम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वो मुलाकात करते हुए चर्चा भी करेंगे। तो बांदा में सपा का प्रशिक्षण शिविर, वहीं 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान बांदा पहुंचेंगे अखिलेश यादव कल और शिविर में हिस्सा लेंगे और किसानों सहित जातीय जनगणना के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम आयोजित होते हुए नजर आएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। वहीं संजय निषाद ने आमंत्रण भेजा है और ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ संग। तो संजय निषाद द्वारा आमंत्रण भेज दिया गया है। निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है और इस दिवस पर महंत दिग्विजयनाथ पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो संजय निषाद ने तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रण भेजा है। निषाद पार्टी का जैसा कि स्थापना दिवस है 8वां, गोरखपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आएगा महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, और इस आयोजन के लिए सीएम सहित डिप्टी सीएम को भी निमंत्रण भेजा गया है संजय निषाद द्वारा। और इस विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी गोरखपुर से। उधर यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा हो चुका है और 15 अगस्त पर लगाए गए 5 करोड़ से अधिक पौधे। तो ये इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 15 अगस्त को पूरा कर लिया गया है और 15 अगस्त पर 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। 22 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लग चुके हैं। तो ये एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है। 22 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लग चुके हैं और 15 अगस्त पर ही 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए यूपी में। तो 15 अगस्त पर 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, वहीं 22 जुलाई तक 30 करोड़ से अधिक पौधे लग चुके हैं। तो ये इस वक्त की एक और अहम जानकारी। 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा हो चुका है लगभग, और 15 अगस्त पर लगाए गए 5 करोड़ से अधिक पौधे, वहीं 22 जुलाई तक 30 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो यूपी में ये एक नया रिकॉर्ड सेट होता हुआ। उधर मथुरा के थाना वृंदावन इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब बांके बिहारी के दर्शन कर लौट रहे भक्तों के ऊपर अचानक से एक जर्जर बिल्डिंग की दीवार गिर गई, जिसमें नीचे खड़े 9 श्रद्धालु दब गए, जिनमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो वहीं 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वृंदावन में स्नेह बिहारी मंदिर के पास जो गलियां हैं उसमें एक छज्जा और दीवार गिरने से एक दुखद हादसा आज शाम को यहां पे हुआ है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की जान गई है। 4 लोग अभी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और लोग मौके पर हैं। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम है जो लोगों की
मृत्यु हुई है और जिन लोगों के अभी इलाज चल रहा है उनके लिए जो नियमानुसार मुआवजा होगा उसको भी देखा जाएगा। उनके इलाज के लिए भी पूरी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिनका इलाज चल रहा है उनका ठीक तरीके से इलाज पूर्ण होगा। क्या लग रहा है कि कैसे आता वो बता रहे हैं बंदरों से झगड़ा हुआ था? देखिए, डिटेल तो जांच का एक विषय है, लेकिन भारी बारिश पिछले कई दिनों में भी हो रही थी, आज भी बारिश हो रही थी और छज्जा और दीवार गिरा है और जो श्रद्धालु जा रहे थे उनके ऊपर गलियों से गिरा है। तो इसमें आगे दिखवाया जाएगा इसको कि विषय क्या रहा। वहीं माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी और उनके साले सद्दाम की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं हथवा गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस रोज गांव के किसी न किसी घर में दबिश देती है और बेगुनाह लोगों को ले जाती है। परिवार को परेशान होना पड़ रहा है और साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब के परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सद्दाम बेगुनाह है और जैनब को पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा जैनब के परिवार ने। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से जैनब अभी तक फरार है। ऐसे में उनके परिवार वालों ने आज हटवा गांव में एक प्रेस वार्ता रखी है। साथ ही उनकी कई मांग है और उनका कहना है कि पुलिस उनके परिवार को पूरी तरह से गलत मुकदमे में फंसा रही है। हमारे साथ जैनब की बड़ी बहन है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आपके बेटे को फंसाया जा रहा है, क्या मांग है आपकी? जी सर, हमारे बेटे को तो ना कोई मुकदमा था ना कुछ भी नहीं था और वो सो रहा था घर में। उसको 3 बजे आए पुलिस वाले लेके चले गए। तो हम लोग बहुत परेशान हुए कि हाँ मतलब मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हैं, ना कोई मुकदमा है ना कुछ भी नहीं था उसके नाम, वो घर में सो रहा था उसको लेके चले गए। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बेटे पे आपके रंगदारी के मांगने का आरोप लगा है जिसमें बक्सी से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, कि इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल गलत है। मेरे बेटा कभी आज तक कोई इसमें था ही नहीं, तो रंगदारी क्या मांगेगा? तो आपकी बहन जैनब भी अगर सच्चाई है तो क्यों वो सामने नहीं आ रही, क्या ऐसी वजह जो सामने? जी इसलिए नहीं आ रही है कि उसको पुलिस वाले उठा लेंगे, फर्जी उसके ऊपर मुकदमा है और उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रही है। वो सामने और अभी 4 महीना हुआ इद्दत में है, वो सामने नहीं आ रही है। अच्छा, ये भी एक बात कही जा रही है कि सद्दाम अपने बहनोई को लगातार जेल में मदद पहुंचाते थे, जिसको आप कह रही हैं कि फर्जी फंसाया जा रहा है। इस तरह के पुलिस का ये भी कहना है कि सीसीटीवी भी सामने है। जी सीसीटीवी फोटोज में तो बिल्कुल गलत ही है एकदम, वो तो था ही नहीं। वो यहाँ पे हमारी अम्मी की तबीयत खराब थी, वो यहाँ था और 23 में तो वो गया ही नहीं। अम्मी की तबीयत खराब थी, वहीं हम लोग सब भाई बहन थे साथ में। और भी लोग हैं परिवार के, हम उनसे बात करेंगे। आप जैनब की भांजी हैं, आपकी बताइए, आपका लगातार आरोप है कि किस तरह से ये समस्या आप लोग का, किस तरह से ये आरोप लग रहे हैं, क्या कहिएगा? सर हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। सरासर गलत आरोप लगाया जा रहा है सर, इसी उसमें गलत मेरे भाई को भी फंसा दिया गया। एकदम निर्दोष है मेरा भाई इस मामले में। कहा जा रहा था सद्दाम ने जिस तरह से मदद करी, जेल में शूटरों को मिलवाने ले गए, असद को भी सद्दाम लेके गया था, गुड्डू मुस्लिम को भी ले गए, इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे। सर ये सारे गलत है। अगर आप सीसीटीवी फुटेज में कोई भी एक सबूत निकाल दें तो हम पूरा घर तैयार है, हम पूरा। जैसे सामने आते जिसमें अशरफ, सद्दाम और साथ ही असद भी खड़े थे, वो वीडियोस रील्स पे वायरल हो रहे थे, कितनी सच्चाई है? सर वो सारी वीडियो वहाँ की है, कचेरी की है। जब लखनऊ आए थे अशरफ खालू तब वहाँ पे मिले थे वहाँ में। तो ये बताइए, पुलिस जिस तरह से आरोप लगे इसमें कितनी सच्चाई है? सर सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। उस टाइम तो मेरे मामा वहाँ पर थे ही नहीं। हाँ जाते थे, बराबर कपड़े वपड़े पहुँचा देते थे, लेकिन 2023 में वो गए ही नहीं बरेली और उनको यही कहा जा रहा है कि वो शूटरों से मिलवाएं। जब वहाँ थे ही नहीं तो शूटरों से कहाँ मिलवाएंगे? हाल ही में एक और बयान आया था पुलिस का भी, विजय मिश्रा को, अधिवक्ता जो थे अशरफ के और जैनब के, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये कहना है कि जैनब भी होटल में थी और कुछ बेनामी संपत्ति को बेचने के लिए वहाँ पहुँचे थे, क्या इसका? सर सरासर गलत। जब मेरी खाला इद्दत में है, इद्दत में किसी के सामने जाते ही नहीं तो वो कहाँ से लखनऊ पहुँच जाएंगी और गैर महरम के सामने वो कहाँ पहुँच जाएंगी? सर सरासर गलत है ये। तो आप बताइएगा, आपके जो सद्दाम है, आपके पति का भाई है, उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कितनी सच्चाई है? कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट आपके हस्बैंड को छोड़ने गए थे, क्या बात? जी वो सरासर गलत है। वो एयरपोर्ट गए थे छोड़ने, बॉम्बे एयरपोर्ट में थे वो। आप सीसीटीवी फुटेज कहीं से भी निकालेंगे वो आपको दिख जाएगा कि सद्दाम उस टाइम नहीं था वहाँ पे। तो ये थी हमारे साथ, आपने देखा जैनब की बड़ी बहन और उनकी भांजी और भाभी, जिनका कहना है कि पूरी तरह से पुलिस षड्यंत्र के
तहत उनको फंसाने की कोशिश उनके परिवार कर रही है, इसमें कोई नहीं है। और ज़ैनब इस समय इद्दत में है तो गैर महरम के सामने वो नहीं आ सकती हैं। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।